सियासत के गढ़ के सफर में आज फर्स्ट इंडिया की टीम पहुंची है चूरू लोकसभा सीट पर। मेरे सहयोगी और कैमरा जर्नलिस्ट विनोद कुमार गोस्वामी के साथ आज हम बताएंगे चूरू की सियासी कहानी। वो चूरू जो गर्मी के अंदर अपने सबसे उच्च तापमान के लिए जाना जाता है, तो सर्दियों में अपने सबसे कम तापमान के लिए भी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। लेकिन इस बार चूरू का राजनीतिक पारा ऐसा चढ़ा है कि पूरे देश में चूरू की सीट सर्वाधिक हॉट सीटों में गिनी जा रही है। कारण भी है, कांग्रेस पार्टी ने उस चेहरे को हाथों हाथ लपक लिया जो एक ज़माने भर तक भारतीय जनता पार्टी का सांसद था, और कहा जा सकता है कि पूरी विरासत ही बीजेपी और बीजेपी की जड़ें जमाने वाले परिवार से जुड़ी रही। इन्होंने चूरू में कमल के पौधे को सींचकर बड़ा किया। राहुल कस्वा जो कि भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद हैं, वो अब कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चूरू का लोकसभा चुनाव लड़े। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने उनके सामने एक ऐसे चेहरे को चुनावी समर में उतारा जिसके लिए राजनीति की कै गए पहली बार ही देखी गई, या कहा जा सकता है इसने अपनी शुरुआत चूरू लोकसभा सीट के प्रत्याशी के तौर पर की। वो चेहरा है पैरा ओलंपिक में देश और दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाला देवेंद्र झांझड़िया। कहा जा सकता है दोनों युवा चेहरों के बीच में जंग है, लेकिन इस जंग से परे यहाँ की अलग तरह की सियासत है जिसे समझने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी या राजेंद्र राठौड़ के पीछे चलती है, तो वहीं पर कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी ने बीते विधानसभा चुनाव में यहाँ इतिहास रचा, और ख़ास तौर से लगातार विधानसभा का चुनाव जीत रहे राजेंद्र राठौड़ का विजयी रथ रोककर नरेंद्र बुडानिया ने तारानगर में जो सियासी कहानी आगे के लिए रची, वो राहुल कस्वा पर जाकर उसका समापन हुआ। अब ये पूरा किसान बेल्ट किस ओर जाएगा, कहाँ की अंगड़ाई लेगा, ये अलग बात है। 1977 से जब से चूरू लोकसभा सीट पर लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां शुरू हुई है, तभी से यहाँ किसान पुत्र ने ही बाजी मारी है। चाहे दौलत राम सारण हो, चाहे नरेंद्र बुडानिया हो, या फिर राहुल कस्वा के पिता राम सिंह कस्वा हो। और भारतीय जनता पार्टी में तो पिछले कई दशक से ही कस्वा परिवार का इस लोकसभा सीट पर दबदबा रहा है। पहली बार कस्वा परिवार ही यहाँ पर मुख्य केंद्र भी बना हुआ है, लेकिन इस बार वो बीजेपी से नहीं कांग्रेस पार्टी से है। तो आइए सुनाते हैं सियासत के गढ़ में चूरू लोकसभा सीट की कहानी और बताते हैं कि आखिर किस तरह तपते रेगिस्तान में और तेज हवाओं और आंधियों के बीच में चूरू का सियासी पारा क्या कहता है। चूरू संसदीय सीट पर मतदान हो चुका है। जमकर सियासत दिखी और जहर बुझे सियासी बाण भी एक दूसरे के खिलाफ चलाने में नेताओं ने कोई परहेज नहीं किया। मगर चूरू की चुनावी कहानी लिखी जा चुकी थी तारानगर के विधानसभा चुनावों के बाद। तारानगर के परिणामों से तय हो गया था कि राहुल कस्वा शायद ही अपना अगला लोकसभा चुनाव कमल के सिंबल पर लड़ पाए। कारण साफ था, तारानगर से विधानसभा चुनाव हारने के बाद राजेंद्र राठौड़ ने खुद को हारा हुआ नेता बताते हुए कई बयान दिए। खास तौर पर उनके जयचंद वाले बयान से चूरू ही नहीं, राज्य की राजनीति में खलबली मच गई थी। अचरज इस बात का था कि कस्वा परिवार का चूरू में दबदबा था। इतना ही नहीं, उनके दिल्ली तक बड़े रसूखात फिर भी टिकट कट गया। 7 बार चुनाव जीतने वाले राजेंद्र राठौड़ चुनाव हार जाए, ये घटना छोटी नहीं थी। दशक 70 का था
जब एक युवक शेखावाटी से निकलकर जयपुर आया और बन गया राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष। ये युवक और कोई नहीं, राजेंद्र राठौड़ थे। छात्र संघ अध्यक्ष का महत्व तब बढ़ गया जब राजेंद्र राठौड़ वीपी सिंह, चंद्रशेखर, भैरव सिंह शेखावत, कल्याण सिंह कालवी सरीखे दिग्गज नेताओं की नजरों में आ गए। जनता दल से पहला चुनाव लड़ा। भैरव सिंह शेखावत ने राठौड़ की सियासत को धार दी। चूरू और शेखावाटी में बीजेपी की मजबूती में राजेंद्र राठौड़ का प्रमुख योगदान रहा। लेकिन लगता है तारानगर से हारने के बाद पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ अपने सियासी जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं। संसदीय गुणों के तौर पर उनका कुशल कौशल बरसों तक विधानसभा ने देखा है। आज उन्हें कमी महसूस होती है अपने खास दोस्तों डॉक्टर दिगंबर सिंह, सांवरलाल जाट और धर्मपाल चौधरी सरीखे जाट नेताओं की। राठौड़ साहब, क्योंकि ये वो धरती रही आज़ादी के बाद, जब किसान आंदोलन या जागीरदारी प्रथा के खिलाफ मूवमेंट यहाँ शुरू हुआ था, और उसके बाद से लगातार कांग्रेस पार्टी ही यहाँ पर, या लोकदल या दूसरी अन्य कांग्रेस विरोधी दलों का दबदबा रहा। आप जब आए, जब आपने रुख किया इस चूरू विधानसभा पर, चूरू लोकसभा सीट की तरफ, तब एक बड़ा चेंज यहाँ पर देखने को मिला। जन्म हुआ, वो उसने आकार लिया। तो भैरव सिंह जी शेखावत का राजस्थान में वर्चस्व बढ़ चुका था। उन्होंने हमारे जैसे लोगों को तैयार किया। उन्होंने कहा कि जहाँ जातियों का ध्रुवीकरण होने की संभावनाएं ज़्यादा है, वहाँ लोकतंत्र को परिपक्व और मजबूत करने के लिए सर्व समाज को साथ लेने की अवधारणा के साथ कुछ लोगों को शेखावाटी की राजनीति की तरफ बढ़ना चाहिए। और सफलता भी इस बात को लेकर रही कि लगातार 7 बार मैं चूरू और तारानगर से चुनाव जीतता चला गया। ये चुनाव राठौड़ साहब की लगातार कहा जाता रहा कि देवेंद्र झाझड़िया उम्मीदवार हैं बीजेपी के, लेकिन मोटे तौर पर चेहरा विपक्ष का, बीजेपी का, यहाँ कांग्रेस पार्टी का जो उम्मीदवार है राममूल कसवा, उनके सामने आपका रहा। देखिए, कुछ लोग कुर्सी के प्रेम में ऐसे ग्रस्त हो जाते हैं कि वो अपनी पुरानी मान्यता, परंपराएं और आस्थाओं को तिलांजलि दे देते हैं। राजस्थान की राजनीति में जहाँ तक मुझे याद है, एक परिवार को जिसको एक ही पार्टी ने टिकट दी 14 बार, वो कसवा परिवार। पिता 4 बार सांसद रहे, 1 बार विधायक रहे, माता विधायक रही, जिला प्रमुख रहे, प्रधान रहे, और उसके बाद न जाने क्यों लोकसभा विधानसभा के चुनाव में उनकी जिस भूमिका को हम चाहते थे कि वो हमारी सरपरस्ती करे, वो किस मोहजाल में आकर कांग्रेस की गिरफ्त में आ गए। अनेकों जगह पर 12 टिकटें बदली गई, उसमें 1 टिकट चूरू की भी शामिल हो गई। मैं उम्मीद तो करता था कि जिन्होंने पार्टी को कहा कि हमारी माँ है, और कई बार राहुल कसवा के साथ जब हम मंच साझा करते थे, तब वो कहा करते थे कि मुझे शर्म आती है कि मेरा नाम भी राहुल है और राहुल गांधी जी का नाम भी राहुल है। मैं समझता हूँ कि कमाल ही कर दिया उन्होंने, माँ के पीठ में खंजर मारकर, सत्ता के मोह के अंदर सब कुछ छोड़कर, और वो कांग्रेस में जा मिले। पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, व्यक्ति बदल सकता है, व्यक्ति अपनी सत्ता लोलुपता के कारण कहीं जा सकता है, परंतु उसके साथ वो लोग जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सींचने का काम किया, वो नहीं गए, और परिणाम आएंगे तब आप खुद इसकी समीक्षा कर लेना। राजेंद्र राठौड़ वो चेहरा जो भैरव सिंह शेखावत का दौर देखा, और यूनिवर्सिटी की राजनीति से निकलकर छात्र संघ अध्यक्ष बनने के बाद, और आज भी कई बड़े बड़े नेता जो बड़े पदों तक पहुँचे हैं, मुझे नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन कई लोग आपकी उंगली पकड़ कर ही वहाँ तक पहुँचे हैं। राजेंद्र राठौड़ आज किस भूमिका में खुद को पाते हैं? देखिए, आज जहाँ मैं हूँ, कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। दौर की बात है। मुझे अपनी भूमिका पर पूर्णतः संतुष्टि है। एक दौर की राजनीति मैंने पूरी की है, और पार्टी अगर काम जिस रूप में रखेगी, मेरी कोई अभिलाषा नहीं। 7 बार जीतना, 4 बार मंत्री रहना, पार्टी के प्रदेश मंत्री से लेकर प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन में रहना, प्रतिपक्ष का नेता उपनेता रहना,
एक छोटे कार्यकर्ता को इससे और ज़्यादा क्या मिल सकता है। मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ और अब कोई लंबी चौड़ी अभिलाषा नहीं। पार्टी आगे बढ़ेगी, पार्टी के धरातली कार्यकर्ता के रूप में काम करें। जागीरदारी और सामंत प्रथा के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए चूरू को जाना जाता है। कांग्रेस ने किसान आंदोलन का समर्थन किया। एक घटना से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। जब कांग्रेस के युवा नेता चूरू लोकसभा के चुनावी समर में उतरे, तब उन्होंने एक पुराने गढ़ या किले के अंदर जनसभा करने से इनकार कर दिया था, जबकि यहाँ परंपरागत तौर पर कांग्रेस की मीटिंग होती रहती थी। लेकिन युवा नेता ने कह दिया कि जिस जागीरदार सामंत प्रथा के खिलाफ उनके पूर्वजों ने लंबी लड़ाई लड़ी, स्वाधीनता आंदोलन में लहू बहाया, उस जगह पर मेरा दिल गवारा नहीं करता कि मैं जनसभा करूं, भले ही चुनाव हार जाऊं। ये शब्द थे सरपंच से लेकर चूरू से संसद सदस्य बनने वाले नरेंद्र बुढ़ानिया के। कांग्रेस से सर्वाधिक बार चूरू से सांसद रहने वाले बुढ़ानिया ने ही तारानगर में राजेंद्र राठौड़ का विजय रथ रोककर सनसनी फैला दी थी और तारानगर में बुढ़ानिया की जीत ने ही रच दी थी चूरू लोकसभा सीट की पटकथा। तारानगर की जनता बहुत स्वाभिमानी है और बहुत शालीन है। उनको ये जो प्रक्रिया शुरू हुई कि 3 पीढ़ियों से जो कांग्रेस के थे, उन्होंने जो है तोड़ लिया अपनी तरफ सब प्रक्रिया अपना, ये श्याम दाम दंड भेद, तो उससे जो है ये चुनाव अपना उठा नहीं पाए और लोगों के अंदर जिस प्रकार का दबाव दिया उसका मैंने जवाब दिया। जनता को मैंने कहा कि इसकी कार्य से डरने की जरूरत नहीं है। ये बड़ा संघर्ष है, या तो आज़ादी की लड़ाई में संघर्ष हुआ या अभी राजस्थान की आज़ादी का ये संघर्ष है और इसमें हमारे किसानों ने जम के साथ दिया, नौजवान, महिलाएं, हर वर्ग का आदमी जो है वो मेरे साथ था इस चुनाव में सहयोग करने के लिए। सियासत के गढ़ के सफर में चूरू लोकसभा सीट की सियासी कहानी जारी है। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर शुरू करते हैं सियासत के गढ़ में चूरू संसदीय सीट की सियासी कहानी। चूरू लोकसभा सीट पर 1977 से चुनाव हो रहे हैं और दौलत राम सारण ने यहां गैर कांग्रेसी चेहरे के तौर पर परचम फहराया। शुरुआती कालखंड में कांग्रेस मजबूत रही। कारण रहे चौधरी कुंभाराम आर्य, प्रताप सिंह बुढ़ानिया, चंदनमल बैद, जयदेव इंदौरिया, मोहर सिंह राठौड़, मास्टर भंवरलाल मेघवाल सरीखे नेता। चूरू ऐसी धरती रही जहां लोकसभा अध्यक्ष रह चुके बलराम जाखड़ ने भी चुनाव लड़ा, मगर सफलता नहीं मिल सकी। देश के उप प्रधानमंत्री रहे चौधरी देवीलाल का भी यहां प्रभाव रहा, क्योंकि चूरू और हरियाणा की आबो हवा एक दूसरे को प्रभावित करती है। देवीलाल के पोते अजय चौटाला ने चूरू लोकसभा क्षेत्र में आने वाले नोहर से विधानसभा का चुनाव जीता। कांग्रेस दिग्गज चंदनमल बैद राज्य के वित्त मंत्री रहे, तो कुंभाराम आर्य जो लिख देते थे वो काम सरकार में होता था। लेकिन बीते चुनावों में बीजेपी ने यहां लगातार लोकसभा चुनाव जीते। राम सिंह कसवा और उनके बेटे लगातार यहां से सांसद बने और कमल मजबूत रहा। बलराम जाखड़ को चुनाव हराकर राम सिंह कसवा ने चूरू को देश के सियासी मानचित्र पर ला दिया था। जैसे ही राहुल कसवा का बीजेपी ने टिकट काटा, वैसे ही कांग्रेस ने बीजेपी से आए सांसद राहुल कसवा को हाथों हाथ का सिंबल थमा दिया। जय चंद शब्द ने राहुल कसवा को बीजेपी के बाहर का रास्ता दिखा दिया।
लेकिन प्रदेश कांग्रेस ने कसवा परिवार के साथ जो हुआ उसे पूरे शेखावाटी की किसान पट्टी में बढ़ चढ़कर बता दिया। ये तो कोई नई बात नहीं है। 2014 के अंदर कहा कि राम सिंह जी की टिकट काट दो, पिताजी की टिकट काट दो, 2019 में बेटे की काट दो, फिर 2023-24 में फिर काट दो, और हर बार ये कोई नया नहीं है। 2014 के इलेक्शन में क्या हुआ, कौन से वो लोग थे जिनको सरेआम पब्लिक ने पकड़ा कि जो बीजेपी का मुखौटा पहन के बसपा के लिए वोट मांग रहे थे। सब जानते हैं, इस बातों कोई नहीं छुपी बात नहीं है। मैं तो आप पत्रकार महोदय बैठे हैं, आप पता करके देखिए चूरू के अंदर कभी घूमिए गलियों में, सब पता लग जाएगा कौन ऐसे वो लोग हैं जो प्रस्तावक हैं बसपा के सादुलपुर विधानसभा के अंदर, और वो उन्हीं के ऑफिस में जिन लोगों का कार्यालय चला है पूरे तारनगर चुनाव के अंदर। क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में, जिन्होंने फ़ोन कर करके लोगों को धमकाया कि मुख्यमंत्री जी बात कर रहे हैं, मान लेना चाहिए आप, तो वो तो जवाब वही देंगे। और जब जयचंदों के बीच में घरे हुए हुआ, जो बच्चा जानता सादुलपुर का कि ये बसपा का तो वार्ड पार्षद है, ये बसपा का प्रस्तावक है, ये बसपा के साथ में मेन उसका दिखता हुआ चेहरा है, उनके बीच में खड़े होकर आप जयचंदों की बात कर रहे हो, तो लोग तो फिर यही कहेंगे ना कि जयचंदों के बीच में खड़े होकर जयचंद की बात नहीं करनी चाहिए। बीते हुए कल के अंदर कभी भी मैं कुछ बारे में कोशिश नहीं करूँगा कि मैं कभी कोई गलत बोलूँ। किसी के बुरे अच्छे बोलने से मेरा बुरा अच्छा नहीं होता। मैं उस मानसिकता से न मैं उस विचार से आता हूँ कभी। मेरा एक ही मानना क्लियर है कि पार्टी में थे, मजबूती से काम कर रहे थे, एक व्यक्ति विशेष की सोच के कारण पार्टी को नुकसान हुआ है और उसने बहुत अन्याय करने का काम किया। उस अन्याय के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, और मैं नहीं, चूरू की जनता लड़ रही है, चूरू लोकसभा परिवार पूरा लड़ रहा है। चूरू का चुनाव, चूरू के चुनाव में राहुल कसवा, देवेंद्र झांझड़िया, दो उम्मीदवार आमने सामने थे, लेकिन दूसरी तरफ वो उम्मीदवार थे जो चुनाव नहीं लड़ रहे थे और वो भी आमने सामने थे। एक तरफ राजेंद्र राठौड़, एक तरफ गोविंद सिंह डोटासरा। और मुझे जहाँ तक जान है कि चूरू के इलाकों में आपकी बड़ी डिमांड थी कि वहाँ राहुल कसवा ने खुद ने कहा कि गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ पर सुपर हमारे सितारे हैं। लोगों का जो तारानगर का चुनाव हुआ उसके बाद में थोड़ा सा मोह ज़्यादा हुआ कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो चैलेंज करके, और भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े नेता को इस तरीके से चैलेंज कर रहा है कि आप वहाँ से चुनाव चूरू से नहीं लड़ोगे, और फिर वो नहीं लड़ते हैं। और जब तारानगर जाते हैं तो ये कहना कि तारानगर से हारोगे, तो तारानगर से फिर हार जाते हैं। तो जनता ने हराया, जनता ने जिताया। मैं ये नहीं कहता कि मैंने कर दिया, लेकिन इस तरीके से अगर राजनीति में आदमी दमखम के साथ में अगर कोई बात रखता है तो पब्लिक उसको पसंद करती है और पब्लिक उसको सपोर्ट भी करती है। और यही एक कारण है कि शेखावाटी अंचल में पूरे में ये खो गया था कि भाई अब की बार हमको कांग्रेस को वोट देना है। एक आरोप प्रत्यारोप का दौर आपके ऊपर पर्सनली चला विधानसभा में, उस समय भी जब शिक्षा मंत्री थे। मैंने पहले भी कहा है किसी एक मेरे इंटरव्यू में, व्यक्तिगत मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर अनर्गल बयानबाजी, पेपर लीक को लेकर के RS बना दिए, वो बना दिए, ये बना दिए। अगर पेपर लीक में मेरा कोई सुई की नोक जितना भी कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट होता तो क्या ये मेरे को बख्शते इस लोकसभा चुनाव में? इन्होंने तो ED तक मेरे घर भेज दी थी। वहीं बीजेपी ने पैरा ओलंपिक स्टार और पद्मश्री देवेंद्र झाझड़िया को टिकट दे दिया। भाला फेंक में ओलंपिक में 2 गोल्ड जीतकर इतिहास रच चुके देवेंद्र पहली बार राजनीति में उतरे। हालांकि खिलाड़ी की बात करें तो डिस्कस थ्रो राष्ट्रमंडल एशियन गेम्स में देश का परचम लहराने वाली ओलंपियन कृष्णा पूनिया कांग्रेस के टिकट पर राजगढ़ से चुनाव जीत चुकी हैं। वहीं देवेंद्र को बीजेपी रास आई। इस बार चुनाव अलग रंग में रंगा है, लिहाजा देवेंद्र को आस है मोदी मैजिक से। चूरू में जो उम्मीदवार है देवेंद्र और दिल्ली में है नरेंद्र। आपका जेवेलिन अचूक निशाना चूरू में इस बार लग जाएगा? 100% बिल्कुल लगेगा चूरू में निशाना। मैंने सुना कि राजस्थान में जितने उम्मीदवार रहे, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, सबसे ज़्यादा डोर टू डोर अगर कोई पहुंचा था तो देवेंद्र झाझड़िया पहुंचा था। हाँ बिल्कुल, मैंने 90% ग्राम पंचायतें कवर की थी। ग्राम पंचायत के कई गांव में भी गया, अकेली ग्राम पंचायत भी नहीं थी। और डोर टू डोर में
मेरे साथ रहने वाले थे उनको 2 शिफ्ट में रहना पड़ा था, कई साथ रहते थे। कई लोग ये कहते हुए नजर आए कि चुनाव राहुल कसवा वर्सेस राजेंद्र राठौड़ है, इस पर आप क्या टिप्पणी करेंगे? ये चुनाव था चूरू में, ये चुनाव राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी था और भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस था। जिन्हीं भी लोगों ने अपनी रोटियां सेकने की कोशिश की जातिवाद पे, उनको जनता ने बहुत करारा जवाब दिया है। क्योंकि मैं इसलिए सवाल कर रहा हूँ, एक विरासत कसवा परिवार की जो कई सालों से उस सीट का नेतृत्व कर रहे हैं, राम सिंह कसवा, फिर उनका बेटा राहुल कसवा, तो एक मुकाबला आपका कांग्रेस से तो था ही, लेकिन कसवा परिवार से भी था। देखिए, जो लोकतंत्र है, मेरा ये मानना, लोकतंत्र में विरासत की कोई जगह नहीं होती। असली लोकतंत्र आपको लाना है। भारतीय जनता पार्टी का ये बार बार, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है कि परिवारवाद को हमें ख़त्म करना होगा। क्यों? क्योंकि जब 3 पीढ़ी शासन करने लग जाती है तो उनके अंदर एक वो भावनाएं आ जाती है कि हमारा हक है। एक ऐसे ग्रास रूट के व्यक्ति को, जिनके घर वाले आज भी खेती करते हैं, ऐसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया वहाँ पे। ये एक बहुत बड़ा मैसेज था। राजस्थान की नई विधानसभा के शिल्पकार हरिशंकर भाबड़ा की सियासी भूमि चूरू जिला ही रही। रतनगढ़ ने उन्हें उप मुख्यमंत्री तक पहुंचाया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके भाबड़ा ने ही सही अर्थों में 80 के दौर में पहले जनसंघ, फिर बीजेपी को चूरू में मजबूती दी। बेहद ईमानदार, सिद्धांतवादी, समय के पाबंद वो कहे गए। अपने सियासी जीवन के जब गोल्डन पीरियड में थे, तब उन्हें रतनगढ़ से हार का सामना करना पड़ा और निर्दलीय उम्मीदवार राजकुमार रिड़वा ने चुनाव हराकर सनसनी फैला दी। भाबड़ा आदर्श नेता रहे, तभी तो चुनाव जीतने वाले राजकुमार रिड़वा ने उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। ये संयोग है कि चूरू ने चंदनमल वैद और हरिशंकर भाबड़ा 2 वित्त मंत्री प्रदेश को दिए। आज जो नई विधानसभा हमारे सामने है, वो केवल हरिशंकर भाबड़ा की इच्छा शक्ति और जिद के कारण वे विधानसभा के अध्यक्ष रहे। मूल रूप से चूरू के ही निवासी डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। उन्होंने यहाँ संघ विचारों की जड़ें जमाने में अहम योगदान दिया। राज्यसभा सांसद रह चुके महेश चंद्र शर्मा ने एबीवीपी को राजस्थान में विस्तार दिया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को दुनिया भर में पहुंचाया। एकात्म मानव दर्शन के प्रवर्तक के तौर पर उन्हें जाना जाता है। मेरे साथ तो मेरे पिता थे, तो उनकी अनगिनत कहानियाँ मेरे साथ में है जो कभी भुलाई नहीं जा सकती। हाँ, उसमें एक ये प्रमुख बात जरूर है कि एक बार माननीय वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, तो मैंने अपने पिताजी को कहा कि पिताजी, मैं भी कोई पार्टी में काम करना चाहता हूँ, तो मुझे है जो आप कोई पार्टी के लिए माननीय वसुंधरा जी को बोलें। तो वसुंधरा जी उनसे मिलने आ रही थी, तो उन्होंने मुझे पूछा वो कहाँ तक आ गई, तो मैंने पूछा वो महावीर कैंसर चिकित्सालय हमारे रास्ते में पड़ता है, तो बोलो वहाँ तक आ गई। तो बोले ठीक है। थोड़ी देर चुप रहे, उसके बाद बोले देखो मेरे नेचर में, मैं सिद्धांत में, मेरे नेचर में मैं किसी को बोल नहीं सकता। तुम मेरे बेटे, उसलिए मैं जानबूझ के चीज़ नहीं बोल सकता क्योंकि मेरे सिद्धांत में नहीं है। वो हमेशा मूल्यों पर राजनीति करी, उन्होंने सिद्धांतवादी राजनीति करी, तो उन्होंने मेरे को स्पष्ट मना कर दिया कि जो कुछ भी करना है अपने दम पे करो, पार्टी में जाओ, नीचे लेवल पे कार्यकर्ताओं से मिलो, कार्यकर्ताओं के साथ में काम करो, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। तो ये वाकया मुझे अभी भी याद है और मैं दंग रह गया एकदम से देख करके। चुनाव कोई जीते या हारे, बिना बालाजी की कृपा से यहाँ कुछ नहीं होता। सालासर बालाजी धाम की महिमा यहीं से शुरू होती है। चुनाव लड़ने से पहले उम्मीदवार यही मत्था टेक कर जीत की प्रार्थना करते हैं। सालासर मंदिर न केवल हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में विख्यात है और कहा जा सकता है आम हो या खास हो, सभी यहाँ पर अपनी हाजिरी देते हैं और बालाजी से आशीर्वाद मांगते हैं। बाहर के राज्यों के बड़े बड़े नेता यहाँ पर आके शीश नवाते हैं। ये श्रद्धा और विश्वास, इसके पीछे क्या महत्व है?
यहाँ बालाजी महाराज आडम्बरवीर स्थान है। मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ कोई प्रकार का आखा और कोई यहाँ हस्तरेखा या कोई टेयो देख के कोई भविष्य नहीं बताता है। यहाँ साक्षात हनुमान जी महाराज विराज में है कलयुग के अंदर। यहाँ बालाजी की हमारी मान्यता है कि जो भी यात्री आम से खास आत्मिक जो भी आता है वो बालाजी के यहाँ मन्नत का नारियल जरूर बांधता है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के सीएम थे, उस समय भी जो कैंपेनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया था पूरे राजस्थान, पूरे इंडिया का उनको, वो यहाँ नारियल बांध के यहाँ गए थे। और सारे लोग, सब लोग, राजा महाराजाओं के टाइम से यहाँ महात्मा मोहनदास जी में जो भी श्रद्धालु आते हैं वो हमको पूछते हैं कि हमारी मन्नत है, चाहे व्यापारिक मन्नत हो, राजनीतिक मन्नत हो, कुछ भी हो, वो यहाँ हमको बताते हैं कि ऐसा ऐसा हमारी इच्छा है। तो हम यही बोलते हैं कि बालाजी महाराज के सामने एक मन्नत का नारियल बांध दीजिए, और मन्नत का जो नारियल है वो बालाजी निश्चित रूप से श्रद्धा से, विश्वास से, अगर यात्री मन्नत का नारियल यहाँ सालासर में बांधता है तो भगवान उनकी मनोकामना। भारतीय जनता पार्टी को चूरू लोकसभा सीट पर मोदी मैजिक की सबसे ज्यादा जरूरत है। राजेंद्र राठौड़ की साख इस सीट से जुड़ी है, तो वहीं कसवा परिवार का राजनीतिक भविष्य भी दांव पर लगा है। शेखावाटी की राजनीति में हम तुलना कर सकते हैं धोरों के मध्य में अस्त होते हुए सूर्य की और उदयमान होते हुए सूरज की। किस तरह से चूरू लोकसभा सीट के परिणाम होंगे ये तो भविष्य के गर्भ में है, मगर ये ज़रूर है कि इस सीट के परिणाम दूरगामी और यहाँ की राजनीति की दशा और दिशा को बदल कर रख देंगे। भले ही विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर अपना सिक्का जमाया हो, लेकिन इस बार उनकी वैतरणी पार लगाने के लिए उन्हें बीजेपी के राहुल का सहारा लेना पड़ा। क्या राहुल पर देवेंद्र झांझड़िया भारी पड़ेंगे जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, या फिर पर्दे के पीछे की कहानी में राजेंद्र राठौड़ चमकते सितारे होंगे, या फिर वो अपने राजनीतिक कैरियर की नई कहानी लिखेंगे। ये ज़रूर है कि चूरू की पॉलिटिक्स ने इस बार उस इतिहास को दोहराया है जो 1985 की सियासत हुआ करती थी। नरेंद्र मोदी का राष्ट्रवाद यहाँ की जातीय राजनीति पर कितना भारी पड़ेगा, यह 4 जून के परिणाम बताएंगे। जाट और राजपूत से इतर यहाँ की राजनीतिक कहानी किस ओर लेकर जाएगी और किसे चुनाव जिताएगी, किसे यहाँ का सिकंदर बनाएगी, ये भी 4 जून को पता लगेगा। मगर ये ज़रूर है कि यहाँ की चुनावी स्क्रिप्ट बिल्कुल अलग रास्ता अख्तियार करेगी, जिस पर कहा जा सकता है कांग्रेस का कौन सिकंदर होगा और बीजेपी के हाथों में कमान किसकी सौंपी जाएगी, ये पूरी तरह भविष्य पर आश्रित होगा और दूरगामी राजनीति का संकेत यहाँ का चुनावी परिणाम होगा। सियासत के गढ़ के सफ़र में चूरू की कहानी आज को विराम देते हैं, फिर चलेंगे एक और लोकसभा सीट पर और सुनाएंगे सियासत के गढ़ में वहाँ की सियासी कहानी।